friends, myself Rachna Kaul, and here we will continue the chapter that is the rise of nationalism in Europe. Clear? तो अब तक हमने देखा भाई फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया, फिर हमने देखा कि जो है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर हमने देखा यूरोपियन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म की फीलिंग आने से पहले जो है कैसे जो है सोसाइटी बंटी हुई थी, ठीक है। फिर हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी तो एक न्यू क्लास एमर्ज होके आई, दैट इज़ द लिबरल एडुकेटेड क्लास थी, ठीक है, लिबरल सोच के थे। फिर हमने लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, एक न्यू थॉट था लिबरलिज्म क्या है, वो कॉन्सेप्ट जो है हमने जाना, ठीक है। तो वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमने इसको देखा। फिर हमने देखा भाई कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिज्म क्या है, एक और नई आइडियोलॉजी आई, ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि फिर हमने देखा कि नेपोलियन की डेथ के बाद फिर से कंजर्वेटिव्स करने लगे थे रूल, ठीक है, और उनके कुछ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शंस के साथ, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज के साथ जो है उन्होंने रूल करना फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे, मैं आपको टाइमलाइन से बता दूं, ठीक है। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमने ये भी कर लिया, 1789 रेवोल्यूशन आया, फिर हमने देखा नेपोलियन टेरिटरीज कॉन्कर्ड कर रहा था, सिविल कोड आया, फिर हम स्ट्रेट अवे जंप कर गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि नेपोलियन हार गया 1850 में, उसी के साथ यहाँ पे दो चीज़ें हुई थी, एक तो थी ट्रीटी ऑफ वीना, ठीक है, और साथ ही क्या हुआ था, कंजर्वेटिव्स लगे थे रूल करने, ठीक है, कंजर्वेटिव रजाइन फिर से आ गई थी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू? फिर हमने जोल्वरन जो था, फिर हमने ये किया 1834 में जोल्वरन भी आया था, इकोनॉमिकली लिबरल नेशनलिज्म, प्रूशिया का इनिशिएटिव था, एक यूनियन लेके आए थे। तो जोल्वरन ट्रेड के मामले में अब ये फ्री ट्रेड यहाँ पे होने लग गया था, ठीक है, 34 में, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे धीरे धीरे, अब बीच के जितने रह गए हैं डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी, क्योंकि चैप्टर चल रहा है साइमल्टेनियसली, हर जगह यूरोपियन कंट्रीज में कुछ ना कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो वो चीज़ें साथ साथ चल रही थी, इसीलिए हॉच पॉच थोड़ा सा है। तो यू पीपल डोंट वरी, आई एम हियर to solve your confusion, and as usual at the end of this video again I will give you one more timeline, and as per this we will see there, ठीक है। ये देख लो 1814, ये भी कर लिया हमने, 1814 से 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन हो गया था और वीना की पीस सेटलमेंट ट्रीटी यहाँ पे आ गई थी, ठीक है। बस अब देखना है 1807 वाला, 1821, 30, 31, 32, क्लियर, नी नॉट टू बी वरी, वी आर हियर। इस वीडियो में थोड़ा हमारी अब चेन बन जाएगी इस वीडियो के बाद, क्लियर। लेट्स स्टार्ट। आज अब हम देखेंगे, हमने देखा भाई क्या देखा था हमने पिछले लास्ट वीडियो में, देखा कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच थे क्लैशेस, ठीक है, लिबरल्स और कंजर्वेटिव के बीच थे क्लैशेस चल रहे थे। तो ये रेवोल्यूशनरीज आ रहे थे भाई, रेवोल्यूशनरीज कहाँ चुप बैठने वाले थे, ठीक है। कंजर्वेटिव्स ने भी बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए थे, सेंसरशिप लगा दी, जो भी उनके अगेंस्ट बोलता था उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते थे। तो उन्हीं दौरान मैंने आपको बताया एक न्यू क्लास आ रही थी, लिबरल नेशनलिस्ट। ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये थे एडुकेटेड मिडिल क्लास, एलाइट, ऑब्वियसली रिच थे, क्योंकि ये कौन थे एक्चुअली, क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, तो ये वर्किंग क्लास जो मिडिल क्लास थी इनके पास पैसा आने लग पड़ा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिली, पैसा आने लग पड़ा, तो इन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया। तो प्रोफेशनल्स जो थे वो इसका ही पार्ट थे, तो काफ़ी प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ द अदर कमर्शियल मिडिल क्लास, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब फैक्ट्री वर्कर्स, सब इसके पार्ट थे। तो ये लोग थे मेंबर्स, रेवोल्यूशनरीज थे। इन लोगों ने, ये सारे के सारों को कहते हैं हम लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है। तो ये लिबरल नेशनलिस्ट ने, अब आज़ादी तो थी नहीं, ओपनली तो वो कोई प्रोटेस्ट कर नहीं सकते थे ये लोग,
और इनको आज़ादी भी चाहिए थी, लिबरल नेशनलिज्म भी लाना था, लोगों के दिमाग में जगाना था, अवेयर करना था। तो इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दी भाई सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, इनको डर था कि अगर हमने ओपनली करा तो हमें मार देंगे, फिर तो उसको कोई फायदा नहीं है, नेशनलिज्म कैसे आएगी हमारी कंट्री में। इसी वजह से इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैं आपको फिर से एज यूजुअल मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल देती हूँ। यू रिमेंबर, आपने मूवी देखी होगी लेजेंड ऑफ भगत सिंह की, 3 मूवीज बॉलीवुड मूवीज बनी है, 3 या 4 आपको पता होगा वो बनी है। तो उसमें उन दौरान क्या होता था, ये जो भगत सिंह एंड ऑल है, ये सब रेवोल्यूशनरीज जो थे, ब्रिटिशर्स इनको दबाना थे, ये सीक्रेटली अपने मैसेजेस जो है कन्वे करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे कि भाई अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें वो सीक्रेटली करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है सीक्रेटली सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी, छुप छुपा के सोसाइटी बनी थी। क्यों? क्योंकि भाई ये अलाउड ही नहीं थी इनके लॉ में, कंजर्वेटिव्स के लॉ में ये था ही नहीं। कंजर्वेटिव्स जो रूल कर रहे थे उन दौरान यूरोपियन कंट्रीज में, तो इन ये जो लिबरल नेशनलिस्ट क्लास थी, इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दी सीक्रेट सोसाइटी। क्या मकसद था? ये नहीं चाहते थे कि ऑटोक्रेसी रहे, ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की रहे, और इनको लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए थी। ये जो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी थी, ये कतई इसके फेवर में नहीं थे। ये अब क्योंकि ऑब्वियसली पढ़े लिखे थे, इन्हें समझ आ रहा था क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। दे आर गेटिंग अवेयर अबाउट दैट। तो उनको समझ आ रहा था कि ये जो भी ऑटोक्रेसी है, ये जो भी कंजर्वेटिव्स कर रहे हैं, दैट इज एंटायरली रॉन्ग। ठीक है, तो उन्होंने काफी डिमांड्स भी रखी थी, बट इनकी डिमांड्स को सुना नहीं। तो ये नहीं चाहते थे कतई। तो रेवोल्यूशनरीज ये लोग थे। ठीक है, अब इन्हीं दौरान एक पर्सनालिटी है जो काफी फेमस थे, और ये फिर से आएंगे। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क, 5 मार्क, कहीं ना कहीं ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये थे गसिपी मजीने। ये जो मजीने थे, इनका जन्म हुआ था जेनेवा में 1857। ये जो जेनेवा है ये इटली में है। ठीक है, इटली में ही है ये। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और ये भी सीक्रेट, मैंने आपको बताया ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे। तो ये सीक्रेट मेंबर थे, एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बनरी, एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके मेंबर थे ये। और तो और इनके साथ क्या हुआ कि 24 साल की उम्र में ही इनको वनवास, मतलब वनवास कहना उस एग्जाइल का मतलब है कि इन्हें देश निकाला कर दिया था, मतलब देश से ही निकाल दिया कि भाई अब तुम इटली में दिखने नहीं चाहिए हो। ठीक है, तो जैसे आपको याद होगा 9th में लेनिन को सार निकोलस ने ना सार निकोलस टू ने बोल दिया था, लेनिन अगर आसपास कहीं दिखे तो मुझे बताना, मैं उनको उसको मार दूंगा। तो वो भाग ही गया था। तो ये भागे नहीं थे, इनको निकाल दिया गया था, देश से ही बाहर निकाल दिया था। तो एग्जाइल कर दिया। तो 1831 में इनको देश निकाला कर दिया। और क्यों? क्योंकि इन्होंने लिगुरिया, लिगुरिया भी इटली की एक सिटी है, वहां पे इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। और रेवोल्यूशन करना तो लॉज के अगेंस्ट था, लॉज के मतलब जो कंजर्वेटिव है उनके अगेंस्ट था, उन्होंने मना करा था। तो इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था, पता चल गया था इनको, इसीलिए इनको निकाल ही दिया। और फिर भी इन्होंने छुप छुपा के 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एक बनाई मर्सलिस, मर्सलिस है आपकी फ्रांस में जगह है ये। ठीक है, उसका नाम था सीक्रेट सोसाइटी का यंग इटली। और एक बनाई इन्होंने यंग यूरोप, बर्न। बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, कैपिटल है ये स्विट्जरलैंड की। ठीक है, बर्न। ठीक है, तो ये क्योंकि उन इटली में तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि वो रहते ही नहीं थे, क्योंकि उनको निकाल दिया था। तो इन्होंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। ठीक है, ये सीक्रेट सोसाइटी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में अक्सर अक्सर पूछी जाती हैं। तो आपको इसको अच्छे अच्छे से लर्न करना होगा। तो यंग इटली, यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप बर्न में, दैट इज इन द स्विट्जरलैंड, इट्स अ कैपिटल ऑफ द स्विट्जरलैंड। एक एक्स्ट्रा इन्फो दे दी मैंने आपको। मर्सलिस तो आपको याद ही है। ठीक है, तो यंग इटली थी, मर्सलिस फ्रांस में। अब इनका मानना क्या था? इनका एक बिलीफ था, ये बोलते थे कि ये जो राष्ट्र बने हैं ये सब भगवान ने बनाए हुए हैं। तो हम लोगों को इन टुकड़ों में नहीं रहना है, हमें एक साथ मिलकर रहना है। क्यों एक साथ मिलकर रहना है? हुआ क्या था मैं बताती हूँ आपको, आगे हम वैसे पढ़ेंगे। इटली ना, इटली जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, मतलब कोई कहीं जो है सरदानिया पार्लियामेंट का रूल था। ठीक है, तो कहीं जो है चर्चेस का रूल था। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से डिवाइडेड था, मतलब कहीं किसी और का एम्पायर चल रहा था, इटली में ही डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर बने हुए थे। तो ये इनको राज नहीं आ रहा था। इन्होंने बोला कि भगवान ने ये राष्ट्र बनाया, हमें इन्हें अलग करके नहीं रहना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, so Italy could not continue with the patchwork of small states and kingdoms। तो इटली तो कतई भी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकता ये छोटे छोटे एम्पायर में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 7 उसमें ये मतलब नॉर्दर्न इटली में किसी और का एम्पायर था, सदर्न इटली में कुछ और चल रहा था, सेंट्रल एरिया जो थे वो चर्चेस के अंडर चल रहा था। तो इस तरह का कुछ चल रहा था, एम्पायर चल रहे थे। तो इटली काफ़ी उसमें डिवाइडेड थी, तो ये उसके अगेंस्ट थे। तो हमें जो है हमें जो है एक साथ एक वाइडर अलायंस बना के एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ना कि इन छोटे छोटे पैचेस में रहना चाहिए। तो ये जो यूनिफिकेशन है, ये इटली की, अगर हमने ये यूनिफाई कर दिया ना इटली को, तो हम इटली को आज़ादी दिला सकते हैं, लिबर्टी आ सकती है इटली में लोगों के पास। तो ये इनका मानना था, ये इनका बिलीफ था, ये इनका ओपिनियन था कि ऐसा ये मानते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ काफ़ी स्टेप्स उठाए थे इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के। ठीक है, काफ़ी इन्होंने रेवोल्यूशन किया था कि इटली जो है, लोगों को अवेयर करा था कि इटली जो है एक साथ रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे गसेपी मजीने, ये था रेवोल्यूशनरीज के बारे में। और भी रेवोल्यूशनरीज थे, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो इसकी डिटेल, इनकी जो डिटेल्स है वो आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, दैट वी विल सी। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब दौर स्टार्ट हो चुका है आपका रेवोल्यूशंस का। बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए थे। ठीक है, अच्छा, एज पर द प्रॉमिस आई टोल्ड यू कि मैं आपको जो है क्लियर करती जाऊंगी, कि एक और टाइमलाइन दूंगी, तो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो हमने अब तक क्या करा है, हमने 1789 में आ गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे नेशनलिज्म आ चुका था। फिर उसके बाद 1799 में नेपोलियनिक कोड, सॉरी नेपोलियन का रूल था। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी हैड सीन 1804 में आ गया था नेपोलियनिक कोड, दैट इज द सिविल कोड, एनसी लिख देती हूँ, नेपोलियनिक कोड। फिर 1804 में के बाद आपका हाँ, अब इनका जन्म 1807 में, जो आपके एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमलाइन बता रही हूँ, गिसिपी मजीने का जन्म हुआ था। ठीक है, मजीने का जन्म हुआ था 1807 में। फिर इनको एग्जाइल भेज दिया 1831 में। ठीक है, एग्जाइल यानी देश निकाला कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था 1834, अच्छा एक और मिस हो गया यहाँ पे, 1815। ठीक है, 1815 में वीना की ट्रीटी हुई थी। ठीक है, वीना की ट्रीटी, कंजर्वेटिव्स फिर से आ चुके थे और हो गया था नेपोलियन का डाउनफॉल। ठीक है, नेपोलियन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। फिर 1831 में एग्जाइल हो गई थी, मजीने को एग्जाइल दे दिया था, उन्हें देश निकाला कर दिया था। फिर 1834 में ज़ोल्वरन कस्टम यूनियन जो है बनी थी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल 1789, 1799, 1804, 1807, 1815, 1831 एंड 1834। ठीक है, ये कुछ चेंज चल रही थी। ठीक है, हर, मैंने आपको बोला था साइड बाय साइड सारी चीज़ें जो है साइमल्टेनियसली हर जगह एक साथ कुछ ना कुछ हो रहा था यूरोपियन कंट्री में। तो ये सिनारियो था। ठीक है, that's all for today. I hope the things are very much clear to you. Thank you and have a nice day.